हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ साथ कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड कई सारे आपके अगर देखें तो जैसे टॉपिक जैसे हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, एमओटी और वेस्पर बॉन्ड थ्योरी, तो ये सारी चीज़ें इस केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। और अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध के आज पहले लेक्चर से। अगर हम बात करें एटम्स की, तो जो परमाणु है उसमें से बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ दें, अगर हम इनर्ट गैसेस को छोड़ दें जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु हैं, ठीक है, नोबल गैसेस को छोड़कर, जिनके ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे परमाणु जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि जिनका अष्टक पूरा नहीं होता है, ये बॉन्ड बनाने की यानी कि बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब इनमें टेंडेंसी होती है, अर्थात इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये किसी फोर्स द्वारा किसी दूसरे एटम या आयन से जुड़कर बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ये किसी फोर्स द्वारा किसी दूसरे बॉन्ड और किसी दूसरे एटम और आयन से मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे बंध को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मतलब अगर देखें किसी मॉलिक्यूल के अंतर्गत जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, आपके कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये किस पे डिपेंड होता है, एटम की बैलेंसी पे डिपेंड होता है, यानी कि परमाणु की संयोजकता पर डिपेंड करता है। तो चलिए, हमने जो जो चीज़ें अभी बोली वो चीज़ें हमने क्या कहा, आप थोड़ा सा फिर से इसको लिख के हम समझा दें आपको कि जो एटम है, ऑल एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें किसकी, नोबल गैसेस की, तो ऑल एटम एक्सेप्ट मतलब नोबल गैसेस को अगर आप छोड़ दें, तो नोबल गैस को छोड़ने के बाद जितने भी एटम्स हैं, लगभग उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब उनका अष्टक कंप्लीट नहीं है। अष्टक मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं हैं। ठीक है, और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं हैं तो ये किसी दूसरे एटम से कंबाइन होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कंबाइन विथ अदर एटम्स, और जब कंबाइन होंगे किसी दूसरे एटम से तो बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और जिस घटना को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, या रासायनिक आबंधन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, आपस में साझेदारी या एक दूसरे को देने से जब बॉन्ड बनता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अर्थात सीधी सीधी बात करें, रासायनिक बंध तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का रोल होता है उसमें। ठीक है, और जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों के रोल के बिना बॉन्ड बनते हैं तो उसको हम फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। कैसा बॉन्ड कहते हैं, फिजिकल बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल बॉन्ड, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, फिजिकल बॉन्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है,
तो सीधी सीधी बात, अगर केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड एक तरीके का फोर्स है, यानी कि बल है, जो आयंस या एटम्स को एक साथ बांधे रखता है, यानी कि जोड़े रखता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि द फोर्स विच होल्ड्स द एटम और आयंस टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड एक तरीके का फोर्स है, यानी कि बल है, जो क्या करता है, एटम्स या आयंस को उसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या किया रहता है, बांधे रखता है, यानी कि होल्ड किए रखता है, टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने अभी फिर से बोला कि वैलेंसी ऑफ एटम्स पे, यानी कि परमाणुओं की संयोजकता पे। अच्छा, संयोजकता क्या है, व्हाट इज वैलेंसी, आप सभी को पता है, बहुत ही छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है कि संयोजकता क्या है। संयोजकता की अगर बात करें तो जैसे आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 1। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। यहीं पे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का है 2 8 और 7। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सोडियम चाहेगा स्टेबल होना, और स्टेबल तभी होगा जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब या तो ये एक काम करे कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और उसके पिछले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो बाकी अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और इसमें देखिए आप 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अष्टक इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और तब जाके सोडियम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो आयन होगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का हो गया 2 8 1, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर हम इसी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 1 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे, हम 7 इलेक्ट्रॉन इसको दें, इससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल दें, ताकि जल्दी से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। और जब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसको जल्दी से मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल से निकाल दिया, रिमूव कर दिया। और रिमूव करने की प्रक्रिया को हमने बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको रिक्वायर्ड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इससे क्या होगा, ये आयनित हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो सोडियम के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं Na, फिर एरो लगाएंगे, कन्वर्ट होगा किस में, Na+ में। कैसे कन्वर्ट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया, तब जाके कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, जाके कन्वर्ट हुआ, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो सोडियम का एटम था इसका 281 है, लेकिन अब इसका कितना होगा, 28। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहीं पे चलिए क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यानी कि निकाल दें, और तब इसका अंदर का कॉन्फ़िगरेशन 8 रहेगा, क्योंकि देखिए अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये सेल तो अब खत्म हो गया, और जब ये वाला सेल यानी कि कोष खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर का सेल अब आउटर मोस्ट सेल की तरह बिहेव करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाएगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन वो क्यों दे भाई, क्यों निकाले, जब उसका 1 इलेक्ट्रॉन लेने से ही ऑक्टेट यही वाला कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब अगर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको ला करके दे दें, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके आउटर मोस्ट सेल में थे, अब कितने हो जाएंगे,
8 हो जाएंगे, और 8 हो गए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आउटरमोस्ट शेल का। तो आउटरमोस्ट शेल का अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम में ऐड करेंगे, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसके लिए एक एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी होता है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी होती है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा किसके, एक तरीके से बॉन्ड बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने क्लोरीन एटम में इंटर कराया है और उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें क्लोरीन एटम का तो 287 है, और यहाँ पे कितना हो जाता है 2,8,8 हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, फिर से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो अगर हम बात करें वैलेंसी क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें कि संयोजकता किसी परमाणु की किसे कहते हैं, तो वैलेंसी का मतलब होता है, अगर सोडियम की वैलेंसी हम लिखना चाहें तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, ये इसकी वैलेंसी है, यानी कि संयोजकता है, ये भी इसकी क्या है, वैलेंसी है, यानी कि संयोजकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी एटम द्वारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी एटम द्वारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी यानी कि उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें वैलेंसी यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है, तो यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। यहीं पे अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन की भी संयोजकता कितनी है, 1 है। मतलब किसी एटम या किसी एलिमेंट द्वारा, ठीक है, लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, यानी कि संयोजकता। और संयोजकता तब निकाली जाएगी जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ध्यान रखिएगा वैलेंसी के साइन में या वैलेंसी जब भी कभी लिखेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाते। कुछ लोग ऐसे करते हैं, बोलते हैं सोडियम की वैलेंसी है +1 और यहीं पे बोलते हैं क्लोरीन की वैलेंसी है -1। ये गलत लिखने का टर्म होता है, यानी कि वैलेंसी लिखते समय कभी भी साइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया गया या दिया गया है, यानी कि सिंपल सी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिया गया, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अगर आप प्लस और माइनस साइन लगाते हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। और ऑक्सीकरण संख्या किसी भी स्पीसीज पर उपस्थित, यानी किसी भी जात या किसी भी केमिकल स्पीसीज पर उपस्थित चार्ज को देखा जाता है तब लिखा जाता है। जैसे सोडियम है तो यहाँ पे अगर हमने इसको देखा Na+, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। यहीं पे Cl- है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर इन दोनों को देखें तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका 0 होगा और इसका 0 होगा, क्योंकि ये एटम है। एटम हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल। तो ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी यानी कि संयोजकता में बहुत डिफरेंस है। संयोजकता में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड या एक्सेप्टेड देखे जाते हैं, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में हम हमेशा क्या देखते हैं, हम हमेशा उस स्पीसीज पर उपस्थित चार्ज यानी कि आवेश को देखते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। वैलेंसी की डिफिनीशन भी आपको क्लियर हो गई। वैलेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए किसी एटम या एलिमेंट द्वारा लिए गए अथवा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व या उस परमाणु की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब वैलेंसी हो गया क्लियर, तो वैलेंसी के बेसिस पर ही बॉन्ड बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे Na लिया तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाला
और Na+ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो आपने नाम सुना होगा सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम कहते हैं NaCl। इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, और NaCl को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, यानी कि कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इसको अगर इसका केमिकल नेम पढ़ें तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे ये NaCl हो गया। अब ध्यान से सुनिए, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। इनके बीच बॉन्ड कैसे बनता है ये सुन लीजिए आप। जब भी कभी सोडियम इनके पास रहेगा और क्लोरीन एटम अगर हम देते हैं, यानी कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, तो सोडियम भी अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा वो क्लोरीन एटम अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उससे क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पर अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहा है? क्लोरीन का एटम ग्रहण कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है। और ऐसे समय में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक तरीके से अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अगर कोई बॉन्ड बनता है, यानी कि कोई बंध बनता है, तो ऐसे बंध को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अगर कोई बंध बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे समय में उन स्पीसीज पर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो इनके बीच क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। यानी कि अगर हम NaCl की बात करें तो Na ने, ठीक है, Na यानी कि सोडियम ने क्या किया, अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और यहीं पे क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इनके बीच क्या बन गया? सोडियम और क्लोरीन, A+ हो गया और ये माइनस हो गया, इनके बीच एक बॉन्डिंग बन गई, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, या इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, और जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है वैद्युत आबंध, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो या आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, यानी कि आयनिक आबंध या आयनिक बंध भी कहते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत आबंध या आयनिक आबंध कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ, दूसरी चीज प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होता है, यानी कि आयंस आपस में जुड़ जाते हैं, और आयंस अगर आपस में जुड़ेंगे तो ये बन गया आपका NaCl का एक मॉलिक्यूल। और NaCl का मॉलिक्यूल अगर हम बोले, ठीक है, या कंपाउंड बोले, तो ये आपका किस तरीके से बना है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग द्वारा, यानी कि अगर देखें तो वैद्युत संयोजी आपका बंध द्वारा, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध द्वारा बना है, यानी कि आयनिक बॉन्ड इनके बीच पाया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक आबंधन किसे कहते हैं, रासायनिक आबंध किसे कहते हैं, यहीं पे केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, यानी कि रासायनिक बंध किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपने समझा, और ये किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी ऑफ एटम पे। अच्छा, एक चीज़ और, आपने हीलियम का नाम सुना होगा। तो हीलियम एक तरीके का इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल माना जाता है। इनर्ट का मतलब जो किसी से भी रिएक्शन ना करे, ठीक है, यानी कि अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है। और आपने देखा भी होगा कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के जो लेक्चर हैं उस लेक्चर में इनर्ट गैसेज यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को हमने 0 ग्रुप में रखा था। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो इनर्ट गैसेज हैं, अर्थात जो नोबल गैसेज हैं या उत्कृष्ट गैसेज हैं, उनको कहाँ पे रखा गया है? 0 ग्रुप में रखा गया है। अब 0 ग्रुप में रखा गया है तो यहाँ पर हीलियम सबसे ऊपर आता है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 होता है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल कितने होंगे? सिर्फ 1 होंगे। उस आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो स्टेबल है, यानी कि अगर देखें तो वो कैसा है? अगर देखें
तो वो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम हीलियम की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करें। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चाहेगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम भी हीलियम की तरह जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी तरह बने, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर एक माइनस चार्ज आएगा, और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्राइड में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कितना था? अगर हम देखें तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s1, और हाइड्राइड बनने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 1s2, क्योंकि हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो ये अब क्या हो गया? आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी लिथियम की, यानी कि लिथियम यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है, तो उसके लिए भी सेम टू सेम यही रूल लगेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो 2,1 से इसका काम चलता है। अगर लिखना चाहें तो 1s2 2s1 1s2 2s1, यानी कि इसके दूसरे पीरियड के s या दूसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या दूसरे सेल के s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन और ये एक्सेप्ट कर ले, तो यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इस पे अगर देखें तो 1s2 2s2 आ जाएगा। लेकिन क्या 1s2 2s2 किसी अक्रिय गैस से मिलता है? नहीं मिलता है। इसीलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया तो ये 2s सेल अब नहीं रहेगा, यानी कि अगर देखें तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो हट गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहला सेल बचा जिसका कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह है? 1s2 की तरह। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, तो ये भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब भी कभी हम इनर्ट गैसेज की बात करेंगे तो उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, और कुछ का ऑक्टेट होता है, कुछ का नहीं होता है, क्योंकि स्टेबल वाले का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं वो क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा? केमिकल बॉन्ड बनाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे, जो किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या क्या कारण है और कैसे कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन होते हैं। तो कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग क्या है? कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हिंदी में बोल रहे हैं तो इसको कहते हैं रासायनिक संयोजन का कारण एवं प्रकार, ऐसे बोल सकते हैं। रासायनिक संयोजन का कारण एवं प्रकार, यानी कि मोड मतलब विधि भी होता है। तो उसमें सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि रासायनिक आबंधन की बात कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड टू कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। अब सुनिए मैंने क्या क्या टर्म्स बोला है, इसको एक बार फिर से सुनिए कि केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध होता है ड्यू टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे बोला है ड्यू टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसका मतलब समझिए, जब किसी एटम के पास, ठीक है, या मॉलिक्यूल के पास, हम दोनों में देखें तो मॉलिक्यूल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि आपने एटम की डिफिनीशन भी पढ़ी होगी और एटम की डिफिनीशन में आपने पढ़ा होगा कि ये फ्री स्टेट में नहीं रहता। अब फ्री स्टेट में नहीं है तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, और मॉलिक्यूल क्यों बनाएगा, स्टेबल होने के लिए। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम होती है, और जिसकी एनर्जी मिनिमम वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला होता है, यानी कि अधिकतम अस्थायित्व वाला होता है। ये ध्यान में रखिएगा, जिसकी एनर्जी मिनिमम उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी अस्थायित्व जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लाइन में साफ साफ लिखा है कि एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब ये तो हो गया इतना पार्ट। एंड टू कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनिए, एटम्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स में। यानी कि अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु में कन्वर्ट करना है। और अणु में अगर कन्वर्ट करेगा तो क्यों करेगा, टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन लाइक नोबल गैसेस, ठीक है, लाइक नोबल गैसेस। अब ध्यान से सुनिए, नोबल गैसेस का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, NH2 NP6। यानी कि अगर आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, एक्सेप्ट यहाँ पे किसको छोड़ दें, हीलियम को छोड़ दें, क्योंकि हीलियम का 1s2 कॉन्फिगरेशन होता है, ये आपको पता है। तो अगर हम बात करें नोबल गैसेज की, यानी कि अक्रिय गैसेज की, यानी कि अगर हम बात करें इनर्ट गैसेज की, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट सेल का क्या होगा, NH2 NP6। यानी कि N मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S का मतलब सबसेल यानी कि उपकोष, यहाँ पे N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, P का मतलब सबसेल यानी कि उपकोष, और उसके ऊपर जो लिखे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स है उन सबसेल्स यानी कि उपकोष में। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें N और N की, तो ये सब के सब देखो दोनों सेम है, यहाँ भी N लिखा है, यहाँ भी N लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ऐसे चलेगा। आउटर मोस्ट का सिर्फ दिखा रहे हैं, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या सेल बदल रहा है, नहीं, सेल नहीं बदल रहा है, यानी कि ये सिर्फ इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8। 8 का मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और कंप्लीट है तो इसलिए जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना या बॉन्ड बनाना संभव नहीं है, और इसीलिए वो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस माना जाता है। ठीक है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो कैसा माना जाता है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस माना जाता है। इसका मतलब सबसे इसमें अगर देखें तो मिनिमम एनर्जी की बात करें तो न्यूनतम ऊर्जा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब अधिकतम अस्थायित्व का केस माना जाता है। ऐसे समय में जब भी कभी यहाँ पे हम इनर्ट गैसेस की बात करेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ही हम इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, जितनी बार बोलूँगा उतनी बार आपके माइंड में गूंजेगा, और गूंजेगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ अभी जो डिफिनीशन या जो कॉज के लाइन हमने बोले हैं उसमें यही बोला है कि केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड टू कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल। अब एटम्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स में। क्यों कन्वर्ट कर रहा है, टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोडियम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इस पर प्लस, और Cl था, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इस पर माइनस, तो इसका हो गया 2 8 और इसका हो गया 2 8 8।
इसने आर्गन की तरह अपना, किसकी तरह, आर्गन, और इसने नियॉन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, आर्गन यानी कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, इसको AR से लिखते हैं और इसको किससे लिखते हैं, Ne से लिखते हैं। और ये दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, नोबल गैसेज हैं। इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग बनी थी अभी भी, इनके बीच आयनिक बॉन्ड बना। तो ये जो आयनिक बॉन्ड बना क्यों बना भाई, ये इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के रूप में बना, यानी कि कंपाउंड बना, तो मॉलिक्यूल बना यानी कि अणु बना। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो नियॉन किसकी तरह बिहेव करता है, आपका इनर्ट गैस की तरह, और यहीं पे आर्गन भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इनर्ट गैस की तरह। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला कि नहीं मिला, कब मिला, जब एटम से किस में कन्वर्ट हो गए, सबके सब मॉलिक्यूल बना लिए। तो इसी को हम बोलते हैं कि कॉज, यानी कि कॉज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दो कॉज निकल के आते हैं कि कारण क्या है, तो कारण है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना। इसका जो कॉज है यानी कि कारण क्या है, तो कारण है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना, यानी कि अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना। दूसरा यहाँ पे कॉज है मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना। और मिनिमम एनर्जी के साथ साथ अगला है वो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर करना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर करना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी और मिनिमम एनर्जी होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कहाँ तक, ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ कॉज की बात। अब मोड की बात कर लें, मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर हम एटम्स को डिवाइड करें तो वो तीन तरीके के हम डिवाइड कर सकते हैं कि या तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे या डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो ये इसमें हम जो एटम्स हैं इनको तीन क्लासेज में बांट सकते हैं। कितने क्लासेज में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम इनको तीन क्लासेज में बांट सकते हैं। तो कॉज यानी कि कारण तो आपको पता चल गया। अब केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के प्रकार भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए प्रकार की बात करें तो हमने भी आपको बोला कि जो एटम है यानी कि जो परमाणु है उसको हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, उसको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट which give up one or more electron easily, they have low ionization potential। अब आपको अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है यानी कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर पढ़ा है तो उसमें मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम लिया था, यानी कि आयनन विभव का नाम लिया था। बीच में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी नाम लिया था। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर देख रहे थे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जब इंक्रीज कर रहा था यानी कि अगर हम सिर्फ लेफ्ट वाले को देखें और राइट वाले को देखें तो इधर से इधर जाने पे तो बढ़ रहा है ना, लेकिन इधर वाले का कम होगा और इधर वाले का अगर देखें तो सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पे अगर हम बात करें रासायनिक संयोजन के प्रकार की तो इसमें एटम्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, मेटल्स अगर बात करें यानी कि धातुओं की बात करें तो धातुओं को जनरली हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि अगर हम बोलें तो वैद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की यानी कि अधातुओं की तो इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं यानी कि रिमूव कर सकते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल से, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो आसानी से अपने आउटर मोस्ट सेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की
तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये तो 2 टाइप हो गए, और एक टाइप और होते हैं जिनमें बहुत ही लिटिल टेंडेंसी होती है लूज या गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो लूज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और एक ऐसा होगा या तो बहुत ही लिटिल टेंडेंसी होगी उनको गेन करने की इलेक्ट्रॉन को। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर जो आपके बॉन्डिंग है वो कई प्रकार के होते हैं। चलिए पहले हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ लें। जिसमें हमने एटम्स को आपको बताया कि एटम्स 3 तरीके के डिवाइडेड हैं। एटम्स की अगर हम बात करें तो एटम्स को 3 क्लासेज में बांटा गया है। एटम्स यानी कि परमाणु कितने क्लासेज में बांटे गए हैं, 3 क्लासेज। 3 क्लासेज में बांटा गया है। पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और तीसरा, ठीक है, लो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रिमूव 1 or more इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो ये होते हैं गेन, ये रिमूव्स करते हैं, ये गेन्स करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं 1 or more इलेक्ट्रॉन, इनका भी वही है। और तीसरा क्या हुआ, लो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीके के एटम्स हैं जिनमें डिवाइड किया गया। एटम्स के 3 क्लासेज हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो इन्हीं तीनों से अगर देखें तो 3 अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है A+B, दूसरा है B+B। यहीं पे अगर A+A की बात करें तो मेटेलिक बनेगा। अब ये सब A+B क्या है वो सारी चीजें भी बताते हैं हम आपको। और यहीं पे अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले बॉन्ड देख लेते हैं। मोड ऑफ, यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन था, तो मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात बताई, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन करें, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें तो ये आपका कैसा हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि विद्युत धनात्मक, और ये आपका कैसा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और कंबाइन करने के बाद जब इनके बीच बॉन्डिंग होगी तो इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं, कौन सा बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, या इसी को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे B+B यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में मिलेंगे, एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे। ए को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान रहे हैं, बी को इलेक्ट्रोनेगेटिव मान रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि B+B बनेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि किसके मिलने से क्या बनता है, ठीक है। इसमें भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है, डिफरेंस कम या ज़्यादा हो, एक लिमिट से, एक उसकी एक तरीके से अगर बोल सकते हैं रेंज है, एक पॉइंट डिसाइडेड किया गया, उससे कम होगा तो कुछ और बनेगा, उससे ज़्यादा होगा कुछ और बनेगा, उस रेंज में होगा तो कुछ और बनेगा। तो ये सब हम आपको जब इनके कैरेक्टर्स पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर कर देंगे। तो B+B यानी कि क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स
क्या मिलके बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, जिनको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, यहीं पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लेके चलें, ठीक है, यानी कि A+A जो कि हमने क्या लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इनके बीच ये क्या है भाई, ये मेटल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, नो डाउट। ठीक है, मेटल और मेटल के बीच आपको पता है मेटालिक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम कहते हैं धात्विक बंध। कौन सा बंध, धात्विक बंध। धातु के बीच या धातुओं के बीच जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया मेटालिक बॉन्ड। देन आपका ये तो मेटालिक बॉन्ड क्लियर हो गया। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जिसको हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, ये भी एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड है, बस इसमें दिक्कत ये है कि एक मॉलिक्यूल या आयन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एक होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दानी इसको बोल सकते हैं। मतलब आपको पता है कि भाई जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है वो उड़ाता बहुत है, यानी कि खर्च बहुत करता है, और जिसके पास पैसे की कमी हो दूसरे से उधार लेके काम चलाता है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, एक के पास पैसे की कमी है और एक के पास अथाह पैसा है, मतलब बहुत पैसे हैं, तो वो एक वाला जो पैसा है वो दे रहा है किसी को, और दे रहा है तो इन, और जो दूसरा वाला है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे समय में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। तो इसी को हम अगर केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स में लाएं तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब भी कभी केमिकल कॉम्बिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल या आयन हमारे पास कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। वहीं पर इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिच की, तो एक मॉलिक्यूल या आयन उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और वहीं पे अगर बात करें कि दूसरे की, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, डेफिशिएंट होगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पर आपने एक लेविस एसिड और लेविस बेस का नाम सुना होगा, तो लेविस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी कहलाता है। यहीं पे अगर हम बात करें लेविस एसिड की, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉइटी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसमें है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं रहता, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहता है, और ऐसे एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें पाए जाते हैं, जिनको हम लोन पेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो अगला बॉन्ड है वो बनेगा किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या आयन और आयन प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसह संयोजक बंध का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, उपसह संयोजक बंध का नाम देते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। अब जो यहाँ पर मैंने ये 4 अभी तरीके लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जिसमें एक नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर बात करें तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फोन याद रख लीजिए, FON फोन। तो यहाँ पे फोन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब आपके कैसे हैं, एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं, और इसमें जो बॉन्ड है उनका टाइप है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट, देन आपका क्या हुआ, कोवैलेंट, देन मेटालिक बॉन्ड, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या आयंस। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम क्या कहते हैं, लेविस, इसको हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है, इसको हम कहते हैं लेविस बेस। इसके पास लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम कहते हैं
लेविस एसिड या लेविस एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस एक कैटेगरी है एसिड और बेस का, जिसके बेसिस पर आपको पता चल जाता है किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और किसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं अमोनिया का। किसका एग्जाम्पल? अमोनिया का। और यहीं पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं BF3 का। किसका एग्जाम्पल? अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 और एक फार्मूला हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं BF3। अमोनिया को नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ा गया है और यहीं पे BF3 यानी कि बोरान ट्राइफ्लोराइड में यहाँ पे बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया और बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर बोलते हैं इसको, हम कहते हैं लोन पेयर, यानी कि ये लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर उसे कहते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वहीं पर लोन पेयर उसे कहते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन के देखें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैं 2, 2 हर जगह क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एक बॉन्ड के बनने में साझेदारी के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि साझेदारी मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हुआ। तो साझेदारी के 2 इलेक्ट्रॉन हर एक सिंगल बॉन्ड में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 6 ये हो गए। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बॉन्ड से मिल गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के जो लोन पेयर है, ये आपके टोटल ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे अगर BF3 की देखें तो BF3 में बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरान जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन के 3 एटम से जुड़ जाता है और ये बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास अब कोई लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट यहाँ पे आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि बोरान के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये BF3 किस कैटेगरी में आया? लेविस एसिड की कैटेगरी में। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए? इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जो NH3 है ये किस कैटेगरी में आ गया? यानी कि अमोनिया किस कैटेगरी में आ गया? लेविस बेस की कैटेगरी में। तो अब ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देने की कोशिश करेगा, और देने पे ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको दिखाया ऐसे जाता है कि जहाँ पे लोन पेयर हो उससे हम एक एरो का साइन बनाते हैं, और एरो का जो हेड होता है वो उधर होता है जिधर लेविस एसिड होता है। तो ये जो एरो है ये बताता है कि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, यानी कि उपसह संयोजक बंध बना है, अर्थात डेटिव बॉन्ड बना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई आज ये आप समझ लीजिए। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं, और यहाँ पर कॉज और मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, जिसमें कॉज की अगर बात करें तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहाँ पर कॉज के साथ साथ मोड ऑफ कॉम्बिनेशन की, तो मोड में हमने आपको A+A, ठीक है, A+B, B+B, और साथ ही साथ ये फोर्थ वाला बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल या आयन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इससे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अभी हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो नाम से पता चला हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन उसमें जो कहीं ना कहीं जरूर होगा, और साथ ही साथ जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। यहाँ पे सिंपली बस ऐसे ही बता देना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला
आपके पास हाइड्रोजन और ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि इसमें याद कर लीजिए F,O,N। याद करने का तरीका फोन याद कर लीजिए, फोन, F से फो, O की मात्रा O और ना, फोन, ठीक है। ये ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। और आपको मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी पढ़ाया है, केमिकल पीरियोडिसिटी में भी, कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है पीरियोडिक टेबल का, वो है फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन कैसा है, ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहीं पे नाइट्रोजन की बात करें तो वो दोनों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच जब बॉन्डिंग होती है तो इसी को हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे लिख लेना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि सर्वाधिक, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बस इन्हीं के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर को बोलते हैं हम लोग अंतः आणविक, ठीक है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। यहीं पे इसको बोलते हैं अंतरा आणविक, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब होता है एक और दो मॉलिक्यूल्स के बीच जब बॉन्डिंग होती है तो इसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, इसके हमने मोड तक पढ़ा दिया है, यानी कि अगर मोड आपको देखें, यानी कि जो आपका मोड है, मेथड है, वहाँ तक हमने इसको क्लियर कर दिया है। इसके आगे जो इलेक्ट्रोवैलेंट, आपका कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो बॉन्डिंग है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।